जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज ये आप तक लेकर के आए हैं। तो जल्दी से आप सभी को कमेंट में बताना है और जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य उनको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से लेकिन सभी को जुड़ना है ना। सभी लोग जुड़ेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें एक बार। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अपने जो पर्यावरण होता है जो अपना, उसके बारे में पढ़ेंगे। एमपी टेट वर्ग 3 में पर्यावरण से संबंधित आपके 30 क्वेश्चन आने हैं और 30 क्वेश्चन में आपसे बहुत सारे आपको टॉपिक दिए हैं। और दोस्तों, जिन्होंने विस्तृत रूप से अभी नहीं पढ़ा है वो विस्तृत रूप से पढ़ लें। विस्तृत वाली मैंने वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बताई है, पूरी प्लेलिस्ट बना के आपकी विस्तृत अध्ययन की मैंने डाली है। तो विस्तृत अध्ययन वाले वो विस्तृत जरूर पढ़ें और फिर उसके बाद टेस्ट लगाएं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर बताना है। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32 है हमारा। उत्तर बताना है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि ग्रीन ओलंपियाड, है ना। ग्रीन ओलंपियाड किया जाता है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन जो है टेरी द्वारा किया जाता है। आपको याद रख लेना है, ठीक है, सभी को याद रख लेना है ना। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा ये की जाती है, जिसका टेरी कहा जाता है जिसे, है ना। तो सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जल्दी से सभी लोगों को उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर हमें जल्दी से बताना है। गुड्डी जी, पुष्पेंद्र जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। सोनम जी, राहुल जी, सभी लोगों का 33 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। सभी लोगों ने उत्तर बताया है विकल्प नंबर बी अधिकांश लोगों ने बताया है। तो पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके ये जो है स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, वो किया जाता है पाठ्यक्रम में बदलाव करके। अगला, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। 34 का आंसर सभी को बताना है। इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है। कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई या फिर भूमि अपरदन। उत्तर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेम सिंह जी, उमाकांत जी, अंजना जी, प्रेम जल्दी से बताना है। मनीषा जी, उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपने जो उत्तर बताया है दोस्तों वो क्या बताया है, पर्यावरण की एक समस्या नहीं है। तो सभी लोगों का उत्तर आया है कि ये जल संरक्षण जो है बी नंबर का, ये पर्यावरण की समस्या नहीं है। जल संरक्षण, ठीक है, ये तो हमें करना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य है जल का संरक्षण। जल संरक्षण पर्यावरण समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। वे सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आता है, जैसे जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई और भूमि का अपरदन। ये सभी क्या आएंगे, पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो हमें बताना है 35 का आंसर, कौन सा पर्यावरण का एक घटक नहीं है। भूमि, समुदाय, धर्म या फिर परिवार। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को उत्तर बताना है कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, सभी लोगों को कमेंट में फटाफट से बताना है। सभी लोग उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 35 का, सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बता रहे हैं बी, लेकिन इसका उत्तर होगा बी जो है ये धर्म जो है ये घटक नहीं है। सभी को याद रख लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा, समुदाय,
जनसंख्या, परिवार तथा संचार आदि आते हैं, धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, तब हमारा 36वां प्रश्न जो हो जाता है, जब तक मैं आपको अगर डिटेल में पढ़ता हूं तो आप प्रश्न भी देखा करें, है ना। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो क्या आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें जल्दी से देख लेना है फटाक से। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, उपरोक्त सभी, या मकान, सड़कें, पूजा स्थल, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी को उत्तर आनी चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 36 का जो आंसर हो जाएगा, सभी लोगों ने बताया है 36 का डी। बहुत बढ़िया, डी यानी कि ये सभी हो जाएंगे, डी नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो फटाक से। पर्यावरण का तात्पर्य है चारों तरफ का परिवेश जिसमें हम घिरे हुए हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक एवं परिवेश, पारिवारिक परिवेश, प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारक सभी आते हैं पर्यावरण में। और पर्यावरण में अब हम बताना है 37 का उत्तर। तो 37 का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड होता है तो क्या होता है, सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तब आपका उत्तर क्या होगा। प्रेम सिंह जी, कुमकुम जी, जल्दी से उत्तर बताना है। रितेश जी, ऊर्जा का पिरामिड होता है तो कैसा होता है। तब आपने जो उत्तर बताया है वो देखो इस प्रकार से होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड होता है मतलब सीधा होता है, इस प्रकार से सभी लोग देख लें। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। प्राकृतिक, अब हमें उत्तर बताना है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है तो क्या है। 38 का उत्तर हमें बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे और सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और मैंने बाल विकास की जो है पूरी विस्तृत अध्ययन की सीरीज चालू की है। वो विस्तृत अध्ययन जो है आपको वीडियो के रूप में मिलेंगे, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तो वो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट में बना दूंगा और पूरा का पूरा जो आपका अध्ययन है वो विस्तृत रूप से आपको मिलेगा और व्यवस्थित रूप में आपको मिलेगा। आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें मिलेगी। तो वो सभी लोगों को देखना है। विस्तृत अध्ययन का वीडियो मैं रोज डालूंगा तो वो देखना है। और जो लाइव क्लास है अपनी वो ज्यों की त्यों चलेंगी, है ना। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। वनों की कटाई, शिकार तथा निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का प्रमुख कारण माने जाते हैं, प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। 39 का उत्तर सभी को बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक बताना है सभी जीव, जलवायु कारक, ये सभी, या भू आकृतिक कारक। तो उत्तर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तब सभी ने जो उत्तर बताया है वो बताया है क्या, डी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने फार्मूले का उपयोग किया, उपर्युक्त सभी वाले, और बता दिया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तब उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तब जो उत्तर होगा आपका, यहां पर दिया है 25%, 30%, लेकिन आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा 10%, है ना। क्या होगा, 10%, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। एक पोषण स्तर में दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को याद रख लेना है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा का भाग स्थानांतरित होता है। 10% नियम लिडमैन ने 1942 में दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो 10% नियम है किसने दिया है तो आपको उत्तर होगा लिडमैन ने। और कब दिया है तो 1942 में दिया है। और इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर के अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है तथा अपने से आगे जो है केवल 10% छोड़ता है। जैसे कि जो पौधे होते हैं, पौधे क्या माने जाते हैं, उत्पादक माने जाते हैं और इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो इन्हें मात्र 10% ऊर्जा का स्रोत मिलता है ना। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। जैसे पौधे को टिड्डे खाते हैं, तो टिड्डे को 10% ऊर्जा मिल रही है इससे, तो 10% जो है मिलती है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। एक दिशीय, चक्रीय, बहुदिशीय या उभय दिशीय, सभी को आंसर बताना है। बिल्कुल डेली क्लास होती है सियाराम जी, 6:30 बजे आपकी डेली क्लास होती है। 7:15 पर जस्ट क्लास के बाद 7:15 पर बाल विकास की क्लास होती है जिसका हम टेस्ट लगाते हैं। तो जल्दी से बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। सभी को
याद रख लेना है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में अर्थात एक दिशीय होता है। ये चीज सभी को याद रख लेनी है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है? 42 का आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। तब उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सूर्य का प्रकाश। बहुत बढ़िया। अगर दोस्तों आप शिक्षा शास्त्र नहीं देख रहे हैं तो आपकी क्लास होती है रोज 2:30 बजे। रोज 2:30 बजे आपकी शिक्षा शास्त्र की क्लास होती है और अभी गणित शिक्षा शास्त्र चल रहा है। 2 वीडियो गणित के अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा भी आप लोगों को देखना है ना। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य पौधे द्वारा ही संपादित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल से भोजन पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या माना जाएगा? सूर्य माना जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक हमें 43 का उत्तर बताना है। दीपाली जी सभी लोग उत्तर बताएंगे, सोनम जी, जितेंद्र जी, रविंद्र जी, सुल्तान जी। प्रश्न क्रमांक 43 का आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तब आपका उत्तर हो जाएगा डी, सौरमंडल। सौरमंडल ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं माना जाता। ये जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तथा जैवमंडल आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौरमंडल का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है तो क्या है? जल्दी से 44 का उत्तर बताओ। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या इनमें से सभी। तो पर्यावरणीय असंतुलन का कारण हमें बताना है। जल्दी से सभी लोगों को उत्तर बताना है और सभी साथी जो भी हैं, प्रियंका जी, भावना जी, हर्षा जी, राकेश जी, सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो आपका 44 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा डी, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरणीय संतुलन का मुख्य कारण पर्यावरण के संसाधनों का अनुचित दोहन है। साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है भी है। इसका एक कारण बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता अंधाधुंधीकरण जो है पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहा है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं असमय पर हो रही हैं, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोगों को आंसर देना है। पर्यावरण एक स्रोत है तो किसका स्रोत है? 45 का आंसर सभी लोग बताएंगे। पर्यावरण किसका स्रोत है? जल्दी से हमें उत्तर बताना है। अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का या फिर इनमें से सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण किसका स्रोत है? जल्दी से उत्तर बताओ। सभी लोग उत्तर बताएंगे, बिल्कुल पूरे लोगों को उत्तर बताना है। तो सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण जो है औषधि का भी है, अधिगम का भी है, ऊर्जा का भी है, सभी का स्रोत माना जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आया है। अब ये आ गया अपना 10% नियम दिया था, तो किसने दिया था? हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10% नियम कि हमने पढ़ा है कि एक पोषण स्तर का दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण जो होता है वो केवल 10% होता है। और ये 10% का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लिंडमान द्वारा, बेकमान या गोल्डन द्वारा। जब भी सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्पेंद्र जी 10% नियम किसने दिया था? तब आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो दिया था लिंडमान ने, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। 10% नियम लिंडमान द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया। यह नियम जो है ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। तब आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? जैविक पर्यावरण में शामिल है तो क्या शामिल है? जल्दी से बताओ। जैविक पर्यावरण में उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर उपर्युक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से हमें उत्तर बताना है। 10% नियम लिंडमान ने दिया था, ये चीज सभी को लिखना है। 1942 ईस्वी में दिया था, ये चीज भी याद रखनी है। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है तो क्या शामिल है? सभी कुछ शामिल है, सभी कुछ इसमें याद रखना है। सभी कुछ से मतलब क्या है कि इसमें उपभोक्ता भी, उत्पादक भी और अपघटक भी सभी शामिल है, ठीक है। हाँ, निम्न ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित तारीख को ध्यानपूर्वक देखें और हमें उपर्युक्त तारीख के आधार पर कौन सा विकल्प सही है बताना है। जल्दी से बताओ। ऊर्जा, यहां पर क्या दिया? ऊर्जा संवहन। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित में से बताना है। तो जल्दी से उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सभी लोग बताएंगे। और यहां पर शायद कूट भी इसका दिया होगा। विकल्प नंबर सी इसका सही है वैसे। तो इसका जो प्रश्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 48 का आंसर हमें बताना है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसमें अगर बात करें तो कुछ अलग डिफरेंस दिए हैं, लेकिन इसको समझ लो पहले। ऊर्जा श्रृंखला में सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऊर्जा श्रृंखला का चित्र इस प्रकार है। सबसे पहले सूर्य, पादप, शाकाहारी जीव, मांसाहारी और अपघटक, है ना। ये थोड़ी सी डिफरेंस दिए हैं। यहां पर कोई ऐसा वो नहीं समझ में आ रहा कि पौधे को शेर नहीं खाता, यहां पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सूरज, बकरी, इस प्रकार से मनुष्य, जीव, सब मतलब गड़बड़ हो जाएंगे। विकल्प नंबर, फिलहाल अगर इसके अनुसार देखा जाए तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इन विकल्पों के अनुसार। और विकल्प के अनुसार ही क्या दिया जाता है, है ना। तो इसका ये देख लें अपन, एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% है और ये स्थानांतरण का क्या है, एक व्यन आरेख है, इसको देख लेना है, ठीक है। तो वहां पर जो विकल्प हैं थोड़ी सी वे अनबन है, यानी कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं, सभी लोग बताएंगे। हाँ जल्दी बताओ, निम्न विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जल संरक्षण, कचरा निस्तारण या जनसंख्या वृद्धि। तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे हो जाएंगे डी नंबर का 1, 2, 3, ये सारे के सारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जल संरक्षण, कचरा संरक्षण और जनसंख्या, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब ईबीएस एकीकरण है। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जलवायु पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं, जैसे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, है ना। अब कचरा निस्तारण की बात आई है तो अपने मध्य प्रदेश में एक ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। क्या खोला गया है, ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। जल्दी से उत्तर बताएंगे कहां पर खोला गया है ना। सभी लोग बताएंगे ई कचरा क्लिनिक कहां खोला गया है, मध्य प्रदेश में। और ईबीएस एकीकरण है तो क्या है, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोगों का उत्तर क्या होगा, ईबीएस एक एकीकरण है, तब उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही होगा। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का ईबीएस जो है एक एकीकरण माना जाता है, ठीक है। सभी को याद रख लेना है, तो सभी को याद रख लेना है। ईबीएस जो आपसे पूछा जाता है, एकीकरण अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा को शामिल इसमें किया जाता है। और सभी को बताना है कि ई कचरा क्लिनिक भोपाल में, बहुत बढ़िया, भोपाल में खोला गया है ई कचरा क्लिनिक। ईबीएस एकीकरण अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया जाता है, सभी को पता है। और पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो जल्दी से बताना है, पवन, पौधे, सूर्य या फिर जानवर। तो प्रश्न क्रमांक 51 का उत्तर क्या हो जाएगा, तब सभी लोगों को पता है कि सूर्य जो है ये स्रोत माना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, ये है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। तो घासीय मैदान की हमें बताना है ना। घास के मैदान की भी एक खाद्य श्रृंखला होगी, उसमें घासीय मैदान की हमें खाद्य श्रृंखला बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। 52 का आंसर सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। तो घासीय मैदान की नहीं है, तो वो क्या नहीं है, वो नहीं है प्लावक, मछली और भेल। बहुत बढ़िया, सी नंबर का इसका सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लावक, मछली, भेल खाद्य श्रृंखला जलीय क्षेत्र की है। प्लावक का सूक्ष्म घास होती है ना, जो मछलियों का आहार होती हैं, सभी को पता है। प्लावक खाती है छोटी मछली, ये भी आप रख लो, फिर इसको खाती है बड़ी मछली और इसको खाती है भेल, ठीक है। ये उत्पादक है, ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता है, ये द्वितीयक श्रेणी की और ये तृतीयक श्रेणी की। ये जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक खाद्य श्रृंखला है, तो ये चीज भी याद रख लेना। प्लावक जो होती है वो क्या होती है, ये जलीय घास होती है, तो ये चीज भी सभी को याद रखनी है। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है। अत्यधिक चारण का परिणाम बताना। 53 का आंसर सभी लोग बताएंगे। अत्यधिक चारण का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ, उत्तर बताना है फटाफट। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा। तब आपका जो उत्तर होगा दोस्तों, अत्यधिक चारण का, चारण मतलब जो होता है चराई, क्या होती है, चराई, पशुओं द्वारा जो है चरना, है ना, या जो घास होती है उसको चरना, तो वो चारण कहलाता है। और इस चारण का परिणाम जो होता है वो मृदा अपर्दन होता है ना। जब बरसात होती है और घास नहीं रहती है ना, तो क्या होता है, मृदा का अपर्दन होता है। और घास जहां रहती है तो वहां मिट्टी को जकड़े रहती है, तो मृदा अपर्दन नहीं हो पाता है। ये चीज सभी को याद रख लेनी है, ठीक है।
अत्यधिक चारण से भूमि को ढकने वाली घास तथा वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कणों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वे जल अथवा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बह जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। अगला क्वेश्चन हमें बताना है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। 54 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी। प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों का आंसर आनी चाहिए फटाक से। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, जल्दी से उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा 54। तब आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी कि अपघटक। ये ह्यूमस निर्माण में जो है सहायक होते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल आंसर आ रहा है, अपघटक इसका सही होगा। आंख मूंछ कर नहीं लगाना है, डी नहीं लगाना, आंख मूंछ कर, ये सभी दिया है तो सभी वाला फार्मूला अपना दिया, बी इसका सही हो जाएगा। कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा जो है होती है। अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवीय घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इससे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी को याद रख लेना, अपघटक को जो है मतलब पृथ्वी का मेहतर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का मेहतर किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होता है अपघटक को। क्या कहा जाता है, अपघटक को पृथ्वी का मेहतर कहा जाता है। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं, तो क्या परिणाम है, जल्दी बताना। 55 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव या मृदा अपरदन। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से हमें बताना है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वनों के कटान के प्रमुख जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। जल चक्रण भी होता है, मृदा अपरदन भी होती है, सभी को सोती हैं, बाणें भी आती हैं, ठीक है। तो ये सभी को याद रख लेना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, सभी को पता है, जल्दी जल्दी से सभी लोगों को उत्तर बताना है। जो हमारा पहला प्रश्न है, अगला जो है नदी मुहाने के लक्षण है, तो क्या है, नदी मुहाने के लक्षण सभी लोगों को बताना है। जल्दी सभी लोग बताएंगे, संतोष जी, मौसम जी, प्रेम जी, कैलाश जी, है ना, आशीष कुमार जी, जल्दी उत्तर बताओ। नदी मुहानों के लक्षण क्या है, 56 का आंसर सभी लोग बताएंगे। ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता या फिर ये सभी नदी मुहानों के लक्षण बताना है। जल्दी से उत्तर बताना है। और मैं पूरी की पूरी आपकी जो मध्य प्रदेश से संबंधित या भारत से संबंधित जो नदियां हैं उनके भी वीडियो लाने वाला हूं, जो आपके वन अभ्यारण्य उद्यान हैं उनके बारे में भी वीडियो लाने वाला हूं, तो सभी प्रकार की आपकी वीडियो आएंगे, है ना। नदी मुहानों के लक्षण हैं तो वो कौन है, डी, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 56 का डी, बहुत बढ़िया। दोस्तों आप सभी ने विस्तृत अध्ययन किया है कि नहीं किया है, विस्तृत अध्ययन पर्यावरण के मैंने वीडियो डाले हैं विस्तृत अध्ययन वाले, वो जरूर देखें। और मतलब जो अंतरिक्ष विज्ञान वाला एक टॉपिक है उसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो जरूर देखें। चौथा वीडियो उसके क्वेश्चन आंसर का आने वाला है, ठीक है, तो वो भी देख लेना। अंतरिक्ष विज्ञान जो कि अभी आपकी पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, उत्तर बताना है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है, सभी लोगों का उत्तर आएगा। जल्दी से बताओ, 57 का उत्तर बताना है, फटाफट से जल्दी जल्दी बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जैव सांद्रण। जैव सांद्रण यानी कि विकल्प नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैव सांद्रण क्या कहलाता है, तब आपका उत्तर होगा खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को कहा जाता है जैव सांद्रण। याद रख लेना, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा सांद्रण कहलाती है। और जैव सांद्रण में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है तो कौन करता है, 58 का आंसर सभी को बताना है, जल्दी से बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। जल चक्र को नियंत्रण करता है तो क्या करता है, घास स्थल, वन, प्लावक या फिर उपरिरोही। जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है, तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन। वन यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों के बिल्कुल सटीक आंसर आ रहे हैं। वन जल चक्र को नियमित करते हैं, वन वन्य जीवों के निवास होते हैं,
इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होते हैं। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर पड़ता है। वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियमित रखते हैं। तब आपको बताना है कि पेड़ों की कटाई घटाती है, तो क्या घटाती है? वर्षा को घटाती है, मृदा अपरदन को घटाती है, या फिर भूस्खलन को घटाती है। तब 59 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा? जो पेड़ों की घटाई, हाँ जल्दी से बताना है उत्तर क्या होगा। तो उत्तर सही है डी, यानी कि पेड़ों की कटाई घटाती है, तो भूस्खलन और वर्षा, मृदा अपरदन सभी कुछ घटाती है। बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो क्या है? हाँ, इसे भी जानिए, तो इसे भी जानिए तो जान लेते हैं। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, तब आपका उत्तर होगा कल्प वृक्ष को। ठीक है, बांस एक घास है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया है। निम्न में से बताइए कौन सा एक घास का प्रकार है? तो बांस दिया रहता है, आप लोग बांस टेक्निकर, तो बांस एक प्रकार की घास है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया का होता है। सर्वाधिक विशाल वृक्ष है सिकोया, है ना। बोल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बोल्फिया, है ना। सेलिक्स लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम माना जाता है। जो लकड़ी का क्रिकेट बैट बना होता है वो सेलिक्स का बनता है। ठीक है, हॉकी मुख्यतः शहतूत की लकड़ी की बनी होती है। ये चीज भी याद रख लेनी है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और ये हॉकी बनती है जो शहतूत की लकड़ी से बना जाता है। लैंटाना जो अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है, एक सजावटी पौधों के रूप में लाई गई है लैंटाना। जलकुंभी भी एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी। इसे बंगाल का आतंक कहा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा जलकुंभी को। ठीक है, चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी है, जबकि अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी है। सर्वाधिक प्राचीन जो अनाज है, ये भी कई बार पूछा गया, जौ सर्वाधिक प्राचीन अनाज माना जाता है। और एंथ्रोसाइनिस पिगमेंट के कारण कोपलें गुलाबी होती हैं। फूलों का विविध रंग क्रोमोप्लास्ट के अंतः संयोग पर निर्भर करता है। तब आपको अपना प्रश्न पर आ जाना है। निम्न में से पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो क्या है? 60 का उत्तर बताना है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को याद रख लेना है। ठीक है, सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। अंजलि जी, सुनील, सुल्तान जी, जितेंद्र जी, आशीष जी, सभी लोगों को बताना है। 60 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्लास्टिक। प्लास्टिक यानी कि जो विकल्प नंबर डी है। बहुत बढ़िया, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्लास्टिक के बारे में। अब आपको बताना है चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है ना। चिपको का नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है जो है एक किस आंदोलन का नारा था, तब आपका उत्तर होता है चिपको आंदोलन का। अब पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का जो नारा था पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, एक किसने गढ़ा था, तब आपको 61 का उत्तर बताना है। तो 61 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे, इनको याद रख लेना है। ठीक है, पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को, वर्तमान उत्तराखंड में हुआ था। बहुगुणा को चिपको आंदोलन और बड़े बांध बनाए जाने के विरोधी आंदोलनों का प्रमुख नेता माना जाता है। भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षक सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों का ही नतीजा रहा कि आंदोलन के बाद 15 सालों तक के लिए उत्तराखंड में सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दिए। चिपको आंदोलन के दौरान लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को कटने से बचाते थे, इस कारण इस आंदोलन को चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट आपका वीडियो क्या, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध अध्ययन को क्या कहते हैं। 62 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोगों ने देख लिया है क्या? सभी लोग बताएंगे आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से फटाफट से उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताना है, जल्दी बताओ। भारती जी, पिंकी जी, दुर्गा जी, अशोक जी, आपका उत्तर हो जाएगा ए, पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है।
ठीक है, सभी को याद रख लेना है। अब हमें बताना है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, जल्दी से बताओ। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, है ना। तो इकोलॉजी शब्द की जो रचना की थी वो किसने की थी? तब आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल, है ना। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ए नंबर का सही है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है ना। ओइकास हाउस, तो सभी को याद रख लेना, तथा लोगस स्टडी, इनसे मिलकर बना है, तो सभी को याद रखना इकोलॉजी। और ये 1869 में इन्होंने प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। और निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? तो नहीं माना जाता तो उत्तर बताना है 64 का, सभी लोगों को उत्तर बताना है। जल्दी बताओ प्रिंस जी, सुनील जी, सुरेश जी। इसके बाद आपकी 7:15 से बाल विकास का इसी प्रकार के आपका टेस्ट होगा, तो वो जरूर देखें 7:15 पर। किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता? वो नहीं माना जाता विकल्प नंबर ए, अजैविक पर्यावरण। यहां पर अजैविक पर्यावरण दिया है दोस्तों, जरा अच्छे से देखो। अजैविक पर्यावरण के भाग के रूप में नहीं जाना जाता, तो पौधे को नहीं जाना जाता। सभी लोग अच्छे से जो है विकल्प को पढ़ना है जरा। पौधे को अजैविक पर्यावरण के भाग के रूप में नहीं देखा जाता, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। जल, चट्टान, हवा, इनको सभी जे अजैविक पर्यावरण है, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? 65 का उत्तर बताना। अजैविक कारक कहते हैं, आवास कहते हैं, या फिर जैविक कारक या आजीवित कारक कहते हैं। तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहा जाता है? तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? आपका उत्तर हो जाता है जो, तो वातावरण के जीवित भाग को कहा जाता है जैविक कारक, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है। सभी लोग लाइक कर दें, जितने लोग भी देख रहे हैं, लगभग 150 लोग देख रहे हैं, तो सभी लोग लाइक करें एक बार, ठीक है। और इसी समय आपकी 6:30 बजे रोज पर्यावरण की क्लास होती है। जैविक घटक जीवित चीजें हैं जो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देती हैं, जो किसी अन्य जीव की आबादी या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक कारकों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो सभी लोग लाइक जरूर कर दें साथियों, मेरे सोनम जी, सुनील जी, गिरीश जी, पारस जी, है ना। सभी लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे। पुष्पेंद्र जी, अमरीश जी, रामरूप जी, प्रेम सिंह जी, अंकित, आकृति जैन जी, जितेंद्र जी, प्रिंस जी, आशीष पटेल जी, वंदना जी, सभी लोग लाइक कर दें वीडियो की। और इसी 6:30 बजे अपनी जो रोज क्लास होती है एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण से संबंधित, उसको जरूर देखें, है ना। और जो भी सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस के अनुसार भी ये है, मतलब सीटीईटी और वर्ग 3 का सिलेबस लगभग एक से ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है पर्यावरण वालों की। और नरसिंह जी, जितेंद्र जी, रवि जी, पुष्पेंद्र जी, कुमकुम जी, बहुत बढ़िया, गुड्डी जी, प्रेम जी। आज की वीडियो के लिए, पर्यावरण के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बाल विकास का 7:15 पर आपका आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो बाल विकास वाले बाल विकास भी देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी लोग लाइक कर देना। जय हिंद।